फ्रेंड्स, कल हमने जो रेफरेंस दिया था 2 केसेस का दिया था। एक तो हमने डिस्कस कर लिया था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वर्सेस वेल्लोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। जो दूसरा केस है वो रिलेटेड है रिजर्वेशन से, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, और उसका जो रिलेशनशिप है वो है आर्टिकल 16(4)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16(4)A और आर्टिकल 16(4)B ये दोनों प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे 1995 से लेकर के 1997, 1995 और 2000 में, इसका पर्पस था इंदासानी केस की जजमेंट को ऑफसेट करना, नलिफाई करना। इंदासानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2 केसेस थे। एक 1993 में आया था, एक 2002 में आया था। और 1993 वाला केस में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट का था, डिक्लेरेशन था कि एक तो सर्विसेज का रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं हो सकता, दूसरा जो स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं उनमें भी प्रमोशन नहीं हो सकता। और एक तीसरा पॉइंट भी था कि कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई नहीं कर सकता। तो सर्विसेज में प्रमोशन नहीं हो सकता, इसको नलिफाई कर दिया गया। अमेंडमेंट हुआ, पहला अमेंडमेंट 1997 में हुआ जिसमें आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया और इसमें प्रोविजन बनाया गया कि एससी और एसटी के केस में सर्विसेज में प्रमोशन हो सकता है। फिर 2001 में फिर एक जोड़ दिया गया कि अगर सर्विसेज में प्रमोशन होगा तो कंसिक्वेंस सीनियरिटी भी मिलेगी, परिणामी वरिष्ठता भी मिलेगी। तो हमारा जो जजमेंट का एम्फेसिस है मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, जो फरवरी 2020 में डिलीवर किया गया है, वो आर्टिकल 16(4) क्लास ए से रिलेटेड है। प्रमोशन ऑफ एससी और एसटी इन सर्विसेज। तो एक तरफ तो आर्टिकल 16(4)A स्टेट को राइट दे रहा है, स्टेट को एम्पावरमेंट कर रहा है। दोनों की बात है कि स्टेट अगर चाहे तो एससी एसटी में प्रमोशन दे सकती है लेकिन ओबीसी को नहीं दे सकती। इसका मतलब यह हुआ कि इंदासानी जजमेंट को पार्शियली ऑफसेट किया गया, पार्शियली न्यूट्रलाइज किया गया, क्योंकि उसने कहा था कि न तो ओबीसी को न एससी एसटी को प्रमोशन मिलना चाहिए प्रमोशन में, गवर्नमेंट सर्विसेज में। लेकिन ओबीसी का जो जजमेंट था उसको रिटेन किया गया, मेंटेन किया गया, क्योंकि ओबीसी को प्रमोशन नहीं मिलता सर्विसेज में, लेकिन आर्टिकल 16(4)A के थ्रू एससी और एसटी को प्रमोशन दिया जा सकता है। यही इशू था मुकेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड केस का जजमेंट का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 16(4)A है वो इनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट को एम्पावर करता है। स्टेट अगर चाहे उस राइट को एक्सरसाइज करे या न करे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट का पार्ट केवल आर्टिकल 16(1), 2, 3 जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। स्टेट अगर डिस्क्रिमिनेट करेगी, आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो रिजर्वेशन बेस लेवल पर हो सकता है जहां की नौकरी आप पाते हैं। और इस जजमेंट में जो मुकेश कुमार का जजमेंट है, यही बात असर्ट की गई है कि
नौकरियों में जो प्रमोशंस दिए जाते हैं SC ST को, वो दिए जा तो सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया है, लेकिन दिए जाना जरूरी नहीं है। आप डिमांड नहीं कर सकते, अगर स्टेट देती है तो दे, नहीं देना चाहती तो न दे। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, नॉट अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये स्टेट का एम्पावरमेंट है, स्टेट का प्रिविलेज है कि वो रिजर्वेशन दे या न दे, चाहे प्रमोशन का मैटर हो, चाहे ग्राउंड लेवल बेस लेवल पर अपॉइंटमेंट का मैटर हो लेकर के। तो ये जो जजमेंट है, इससे दो बातें क्लियर हुई। एक तो ये कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं, अभी मैंने पेपर में देखा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये 9 शेड्यूल ले जाए, ये बिल्कुल अनर्गल है, मतलब इट इज टू मच ऑफ इरेशनैलिटी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। अब जो ये जजमेंट है, इस जजमेंट का लिंक है एक प्रीवियस जजमेंट था 2012 में यूपी पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस राजेश कुमार का केस था। उसमें भी उन्होंने रिजर्वेशन मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रिजर्वेशन मिल तो सकता है आपको, लेकिन स्टेट को डाटा देना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों चाहिए, एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। क्योंकि रिजर्वेशन सर्विसेज तभी मिलेगा जब इन क्लासेस का जो SC ST जिनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए आप दे रहे हैं, उनका एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी रिजर्वेशन देंगे, चाहे ग्राउंड लेवल पर दें, चाहे प्रमोशन में दें, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है। रिजर्वेशन देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कहीं सर्विसेज एडवर्सली अफेक्ट तो नहीं हो रही है, उनकी एफिशिएंसी घट तो नहीं रही है, जो रिजर्वेशन दे रहे हैं सर्विसेज की क्वालिटी से कम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। ये सब ध्यान में रखते हुए ही रिजर्वेशन स्टेट दे सकती है। तो राजेश कुमार के केस में जो इशू था, उसमें आर्टिकल 16(4)A में यह भी था कि अगर प्रमोशन दिया जाता है तो सीनियरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें कि रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि स्टेट ने कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं दिया है, ये बताने में वो फेल कर गई है कि जिसने क्लेम किया है रिजर्वेशन का, उसका उस कम्युनिटी का या उस क्लास का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट नहीं है, केवल तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। और स्टेट गवर्नमेंट फेल कर गई थी, यूपी का केस था, ये नहीं बता पाए कि इनको रिजर्वेशन क्यों चाहिए। SC का रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट नहीं है, ये नहीं बता पाई थी स्टेट, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको रिजर्वेशन प्रमोशन में इसमें नहीं देंगे। इस पार्टिकुलर केस में ध्यान रहे कि रिजर्वेशन SC ST को दिया जा सकता है आर्टिकल 16(4)A में, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तभी, स्टेट चाहे तभी, क्योंकि स्टेट का राइट है, स्टेट का एम्पावरमेंट है, स्टेट को दिया गया है, वो चाहे दे चाहे न दे, और एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। और अगर क्लेम करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको जरूरत क्यों पड़ी, आपका रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में इनएडुकेट कहाँ पर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बताना पड़ेगा बात स्टेट को कि आर्टिकल 335 में जो मैंडेट है वो ये है कि आप ये बताइए कि रिजर्वेशन जो दे रहे हैं, कहीं जो सर्विस हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको कहीं एडवर्सली अफेक्ट तो नहीं करने जा रही है, उसकी एफिशिएंसी घटाने तो नहीं जा रही है। इन 2-3 बातों को ध्यान रखने के बाद ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो जो मुकेश कुमार का केस है वो उसी को रीअसेट करता है, उसी को रिपीट करता है जजमेंट को, स्टेट ऑफ यूपी कॉर्पोरेशन वर्सेस राजेश कुमार के केस में जो 2012 में दिया गया था, उसी को रीअसेट करता है। लेकिन जो जजमेंट दिया गया था राजेश कुमार के केस में कि कंसिक्वेंसेस सीनियरिटी नहीं हो सकती, इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 16(4)A का जो दूसरा पार्ट बीच में जोड़ा गया है 2001 में कि रिजर्वेशन के साथ साथ प्रमोशन में स्टेट कंसिक्वेंसेस सीनियरिटी भी दे सकती है। इसको कहते हैं परिणामी वरिष्ठता, जिसके लगे कई जजमेंट आए हैं। मैं बता दूं क्या होता है इस जजमेंट के कंटेक्स्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो दिया ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया, अगर देती तो क्या होता, इसको डिस्कस किया है राजेश कुमार के केस में।
जो जब प्रमोशन मिलता है SC ST को, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, वैकेंसी A और B, एक SC के लिए ABC कर लीजिए, एक OBC, एक SC, एक जनरल, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए कोई वैकेंसी खाली है एक पार्टिकुलर डेट पर SC के लिए प्रमोशनल पोस्ट पर, तो जब प्रमोशनल पोस्ट पर मान लीजिए SDM से DM की पोस्ट पर या तहसीलदार से SDM की पोस्ट पर जब प्रमोट होना है, और हम जानते हैं कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो प्रमोशंस होते हैं, वो रोस्टर बेसिस पर होते हैं। रोस्टर का मतलब होता है कि हर क्लास के लिए अलग अलग पोस्ट की कैटेगरी बना दी गई है कि आपका जो अपार्टमेंट होगा या आपका जो प्रमोशन होगा उसी पोस्ट पर होगा, उसी कैटेगरी में होगा जो कैटेगरी आपको दी गई है। अगर SC कैटेगरी दी गई है SC पर होगा, जनरल है तो जनरल पर होगा, OBC है तो OBC पर होगा। तो जब कोई वैकेंसी खाली होती नीचे की पोस्ट पर रहती है, हम काम कर रहे होते हैं, 2 आदमी काम कर रहे होते, एक जनरल एक SC, तो SC की पोस्ट पर एक मान लीजिए तहसीलदार की पोस्ट है, तो एक वैकेंसी खाली हुई SDM की, वो वैकेंसी है SC की। तो SC की जो वैकेंसी नीचे की है, जो प्रमोटी है, कोई कैंडिडेट नहीं मिला, एक कैंडिडेट मिला, उसको हमने प्रमोट कर दिया SDM। अब जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो प्रमोट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। मान लीजिए 10 साल के बाद वो प्रमोट होता है, कंपटीशन से प्रमोट होता है, इंटरव्यू से प्रमोट होता है, जैसे भी होता है, वो प्रमोट हो गया। तो अब यहां पर 2 लोग SDM हो गए एक डिपार्टमेंट में, एक SC हो गया, एक SDM हो गया। SC आता है 10 साल पहले क्योंकि 10 साल पहले वैकेंसी थी SC की, और जो जनरल कैंडिडेट है वो आता है 10 साल के बाद क्योंकि उसमें वैकेंसी नहीं थी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि कंसेक्वेंसी सीनियरिटी का मतलब ये होता है कि जो SC है वो 10 साल सीनियर हो गया। जब भी कभी आगे प्रमोशन होगा, मान लीजिए ADM की पोस्ट के लिए हुआ, तो उस SC को 10 साल सीनियर माना जाएगा जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी में। ये आर्टिकल 16(4)(a) कह रही है, और इसे कहते हैं कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी, कि जब हम आपको प्रमोट करेंगे ऊपर के पोस्ट पर, साथ साथ हम आपको सीनियरिटी भी दे देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजेश कुमार के केस में 1912 में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि डेट ऑफ सीनियरिटी दोनों की बराबर होगी, वही डेट होगी जिस दिन दोनों काम कर रहे थे नीचे वाली कैडर में। तो जब आप भले 10 साल पहले प्रमोट होकर ऊपर चले गए हों, लेकिन जिस कैडर पर 10 साल पहले काम कर रहे थे, दोनों का कैडर कॉमन होगा और ऊपर की पोस्ट पर जाना होगा, तो दोनों को साथ कंपीट करना पड़ेगा, एक साथ इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। अगर ऊपर मान लीजिए ADM की एक पोस्ट है तो एक पोस्ट पर कौन जाएगा, ये उस सीनियरिटी से डिसाइड नहीं होगा जो 10 साल पहले उसे प्रमोट कर दिया गया था तहसीलदार की पोस्ट पर। अब वो नए ढंग से कंपीट करना पड़ेगा, और यहां पर रूल ऑफ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, कंसिक्वेंशियल प्रमोशन जो होता है, सीनियरिटी बाय वर्च्यू ऑफ प्रमोशन आप नहीं हो जाएंगे, आपको उसी कैडर में फेस करना पड़ेगा, उसी कैडर में कंपीट करना पड़ेगा जिस कैडर में जनरल कैंडिडेट आया है, और दोनों साथ साथ हैं। इसका अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है। पहले भी अजीत सिंह के केस में इसको मना कर दिया था, 1994 का केस है, लेकिन क्योंकि फ्लक्चुएशन था, ये बराबर कंफ्यूजन चल रहा था। एक मुकदमा होता था, उसमें कहता सुप्रीम कोर्ट नहीं ये परिणामी वरिष्ठता वैलिड है, दूसरे में कहता नहीं वैलिड है। तो अल्टीमेटली इसको डिसाइड हुआ यूपी पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस राजेश कुमार के केस में 2012 में कि जब आपका प्रमोशन होगा तो केवल प्रमोशन होगा, सीनियरिटी आपको नहीं मिलेगी उस डेट से जिस डेट प्रमोशन होता है। और प्रमोशन जनरल कैंडिडेट का भले ही 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन दोनों एट पार ट्रीट किए जाएंगे प्रमोशनल पोस्ट पर। जो प्रिविलेज जो चाहता था SC कैंडिडेट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रिविलेज ऑफ प्रमोशन मिला आपको बेसिक पोस्ट पर, बेसिक कैडर पोस्ट पर, इसे कहते हैं कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। तो अभी रिजेक्ट हो गई है। प्रमोशन तो होता है 16(4)(a) में, लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो है कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी मिलेगी, वो कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है।
ये ध्यान रखना आपको। तो एक तो प्रमोशनल पोस्ट पर प्रमोशन कर सकती है SC/ST का, दूसरा कंसिक्वेंसेस सीनियरिटी दे सकती है। तो जो दूसरा पार्ट है वो नल एंड वॉइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने राजेश कुमार केस में क्लियर कट एक असर्शन दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, असाइड किया, इसका अगेंस्ट रूल क्या है? इसका एंटी रूल है कैचअप रूल। दौड़ के पकड़ो, जैसे गाड़ी दौड़ के पकड़ो, अगर एक आदमी आगे जा रहा है तो दौड़ के पकड़िए, आपको अलग से कोई सवारी नहीं मिलेगी, अलग से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको कम्पीट करना है तो साथ करना पड़ेगा, इसे कहते हैं कैचअप रूल। तो कैचअप रूल और कंसिक्वेंसेस सीनियरिटी दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ये एंटीथेटिकल है। तो कंसिक्वेंसेस सीनियरिटी नहीं मिलेगी प्रमोशन पर, और यहाँ पर कैचअप रूल अप्लाई करेगा कि आपको बराबर उसके साथ कंपीट करना पड़ेगा। हम आज डिस्कस यही करना चाह रहे थे क्योंकि कल ये केस छूट गया था। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि कल एक क्वेश्चन आया है, रखा है कि जब हम बात कर रहे थे माइनॉरिटीज़ की, तो माइनॉरिटीज़ में 30 की बात कर रहे थे, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी। जो 26 है, हमने बताया था कि माइनॉरिटी का नॉर्म बहुत यूनिफॉर्म हो चुका है। 25 का रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल होगा उस पर, 19 का रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल होगा उस पर। लेकिन 26 में जब रिलीजियस इंडाउमेंट जैसे रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें एजुकेशन हम रिलीजियस दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन रिलीजियस दे सकते हैं, कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई हो सकती है जो उस सेक्ट की लैंग्वेज हो। आप ड्रेस अपॉइंट कर सकते हैं, गिरुआ कर सकते हैं, टोपी पहना सकते हैं, कुर्ता पैजामा वाले तरीके पहना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटीज है, तो माइनॉरिटीज का स्टेटस अलग है आर्टिकल 30 में। और आर्टिकल 26 में जो रिलीजियस सेक्ट, जो डिनोमिनेशनल सेक्ट जो अपने इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करते हैं, धार्मिक ट्रस्ट वगैरह, उनका क्राइटेरिया अलग है। वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, धार्मिक प्रेयर में जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने के लिए बाउंड है, कर सकते हैं वो। तो उनका एक अलग स्टेटस है, इसलिए हमने क्लियर करने की कोशिश को की है। थैंक यू।